इससे पूर्व के भागों में हम इस पार्ट में क्या अध्ययन कर चुके हैं? उपयोगिता का अर्थ, प्रकार एवं उपयोगिता से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। दूसरा, उदासीनता वक्र, बजट रेखा व उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, आज इस भाग में हमें क्या अध्ययन करना है? मांग का अर्थ एवं परिभाषा, मांग की क्या है, ठीक है, और दूसरा मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं, इनका अध्ययन आज हम इस पार्ट में करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे की इच्छा हो कि उसे एक समोसा मिल जाए, तो क्या यह सोचना ही अर्थशास्त्र में मांग कहलाएगा या मांग का अर्थ इससे भिन्न होगा? आप सोचकर देखें कि यदि आप यह सोचें कि आपको एक समोसा मिल जाए या कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, तो क्या आपका यह सोचना ही मांग के अंतर्गत आएगा अर्थशास्त्र में, या फिर मांग का अर्थ इससे कुछ भिन्न है? यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मांग या डिमांड, सामान्यतः किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसी को हम मांग कह देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में केवल इच्छा को मांग नहीं कहते। मांग क्या है? किसी निश्चित समय व मूल्य पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा मांग कहलाती है। यानी कि एक निश्चित समय हो और उसका निश्चित मूल्य हो, तो मांगी जाने वाली जो वस्तु की मात्रा है वह मांग कहलाती है। ठीक है, इसके आवश्यक तत्वों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो, मांग कहलाती है। प्रोफेसर पेंसन की इस परिभाषा के आधार पर अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला आवश्यक तत्व मांग का क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। यानी कि मांग में यह तत्व होना आवश्यक है कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो। तो पहला तत्व यह है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो। जहाँ इस बच्चे की इच्छा है समोसे को प्राप्त करना, ठीक है, तो इच्छा होनी ज़रूरी है। दूसरा क्या होना ज़रूरी है? पर्याप्त साधन या मुद्रा। ऐसा नहीं हो सकता कि मन में हमारी इच्छा तो है कि हम कोई विशेष वस्तु प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे पास कोई साधन उसके लिए नहीं है। यानी कि जेब में हमारे पैसे नहीं हैं, लेकिन हम इच्छा कर रहे हैं केवल हमें वस्तु मिल जाए, तो भी वो मांग के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या होना ज़रूरी है? पर्याप्त साधन या मुद्रा। ठीक है, तो इस समोसे को प्राप्त करने के लिए इस बच्चे पर पर्याप्त साधन यानी कि मुद्रा भी होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा क्या आवश्यक तत्व है? तीसरा तत्व है साधनों को व्यय करने की तत्परता। अब यह नहीं हो सकता कि व्यक्ति के पास मुद्रा तो है और वह इच्छा भी कर रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, लेकिन वह अपनी मुद्रा को या अपने साधन को व्यय नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे कुछ कंजूस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनके पास पैसे तो होते हैं और वह वस्तु खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, तो तब भी वह मांग के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। जैसे इस बच्चे को समोसा खाने की इच्छा है, इसके पास साधन भी हैं तथा यह उन साधनों को व्यय भी करने के लिए तत्पर हो। यानी कि इस पैसे से यह जो समोसा है वह खरीदने के लिए भी तैयार हो या तत्पर हो। ठीक है, और देखते हैं अगला क्या आवश्यक तत्व है। पहले मांग के केवल यही 3 आवश्यक तत्व समझे जाते थे, लेकिन बाद में इसमें कुछ 2 आवश्यक तत्व इसके और जोड़े गए। वह है निश्चित कीमत। यानी कि मांग किसी निश्चित कीमत पर होती है, जैसा हमने इसके अर्थ में भी शुरू में देखा था। इधर देखें कि ये समोसा है तो इसकी एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ 10 रुपये है, तो इसका मतलब यह है कि यह बच्चा
10 रुपये मूल्य पर इस समोसे की इच्छा करता है और उसके पास पैसे भी हैं और वह उन पैसे को खर्च भी करना चाहे। ठीक है। एक तत्व और है मांग का निश्चित समय। मांग किसी निश्चित समय पर ही होती है ना। इसके लिए कोई विशेष समय भी निर्धारित होना ज़रूरी है कि आज या कल या सोमवार को। जैसे यहाँ देखें, यहाँ रविवार हम मान लेते हैं, तो यह कहेंगे कि रविवार के दिन 10 रुपये की कीमत पर इस बच्चे को समोसा खाने की इच्छा है, इसके पास 10 रुपये भी हैं और वह 10 रुपये खर्च करना भी चाहता है। तो ये पांचों तत्व जब मिलते हैं तब वह मांग का रूप लेती है। ठीक है। तो कोई भी इच्छा मांग का रूप तब लेती है जब उसमें ये पांचों तत्व सम्मिलित हों। ठीक है। तो इस भाग में हमने क्या जाना, मांग का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, और दूसरा मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं। गृह कार्य में आपको मांग का अर्थ इसके आवश्यक तत्वों के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। आप बिना चित्रों के ही इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप देना चाहें तो उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं, है ना। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे कि मांग फलन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है।